हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था पीछे से, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम अध्ययन करते हैं पर्यावरण के प्रमुख तत्व और पारिस्थितिकी में। पहला पॉइंट हमारा है पर्यावरण के प्रमुख पक्ष। पर्यावरण के प्रमुख पक्ष कितने हैं? उसके 3 प्रमुख पक्ष हैं। यदि किसी स्थान पर पर्यावरण को समझना है तो 3 पक्षों पर ध्यान देना होगा। पहला है भौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष का आशय वह सारे घटक, वह सारे तत्व जो निर्जीव हैं वह भौतिक की श्रेणी में आते हैं। मैं एक एक करके नाम ले रहा हूं, जैसे हवा, मिट्टी, पानी, सूरज का प्रकाश, तापमान, धरातल, भू आकृति। यह सारे जो मैं नाम ले रहा हूं एक एक करके, यह सभी के सभी भौतिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। किसी स्थान विशेष के पर्यावरण को समझना है तो हमको वहाँ की मिट्टी, पानी, हवा, धरातल का स्वरूप, तापमान, वहाँ की आर्द्रता, जलवायु, मौसम, ऋतु, यह सब भौतिक तत्व हैं। यह पर्यावरण को जन्म देते हैं, इनको समझना पड़ेगा। इन सारे तत्वों को हम एक श्रेणी में रखते हैं, वह नाम है भौतिक तत्व। अब है जैविक। जैविक तत्व में सारे जीव, चींटी से लेकर के हाथी तक, आदमी खुद, पशु पक्षी, मानव, पौधों की बात आएगी तो फंगस, काई सेवा से लेकर विशाल काय, बरगद, यह सब जैविक या जैव मंडल में आएंगे, जैव श्रेणी में आएंगे। तो पहला हो गया भौतिक, दूसरा हो गया जैविक इकाई। इन दोनों को सही ढंग से संचालित करने के लिए इनको डायरेक्ट कौन करता है? इनको निर्देशित करता है, इनको संचालित करता है हमारा सौर, सूर्य का प्रकाश। सौर प्रक्रिया इस पूरे समूह को हमारे संचालित करती है, इनको निर्देशित करती है, इनको डायरेक्शन देती है और यह अपनी अपनी भूमिका में अपने अपने समय में काम करते हैं। इस सौर में मुख्य रूप से प्रकाश, ताप, किसी स्थान का तापमान बड़ा महत्वपूर्ण है, उस स्थान पर प्रकाश का बड़ा रोल है। ताप और प्रकाश जीव को जन्म देते हैं और ये जीव का जो पदार्थ स्वरूप है वह भौतिक तत्वों से मिलता है। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा कि जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उन्होंने कहा छित जल पावक, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जो प्रकृति के 5 प्रमुख तत्व हैं वह सब भौतिक हैं। वह जब इकट्ठा हो जाएंगे तो जीवन आ जाएगा, जब वह बिखर जाएंगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। सृजन और विनाश, सृष्टि और विकास, और यह सब कुछ कैसे चल रहा है? यह प्रकृति के भौतिक तत्वों के संघनन के कारण, इनके इकट्ठा होने के कारण जीवन है, इनके बिखर जाने के कारण जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। और यह सब कुछ सौर प्रक्रिया के डायरेक्शन में चलता है। एक भूगोल के विद्वान हैं, उनका नाम है स्टालर महोदय। वह कहते हैं कि पृथ्वी के समस्त जीव, ध्यान दीजिए, स्टालर का कथन है पृथ्वी के समस्त जीव भौतिक पर्यावरण, जैवमंडल का निर्माण करते हैं। आप समझिए कि जैवमंडल कैसे बनता है, जीवों का समूह कैसे बनता है, जैवमंडल की रचना कैसे होती है। तो जैवमंडल की रचना स्टालर के कथनानुसार पृथ्वी के समस्त जीव भौतिक पर्यावरण, यह जीव और यह भौतिक पर्यावरण मीन्स यह और यह मिल करके जैवमंडल की रचना करते हैं। और जब जैवमंडल आ जाएगा तो हमारी पृथ्वी पर्यावरण और इकोलॉजी के मध्य में एक जीवित इकाई के रूप में जानी जाती है। उसके पीछे यही सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। वायुमंडल में 15 किलोमीटर तक ऊपर, हम जहां धरातल पर हैं, इस धरातल से 15 किलोमीटर ऊपर तक और इस धरातल से 100 मीटर नीचे तक जीवन पाया जाता है। जो कीट, जो पतंगे और जो धरातली जीव हैं, साधारण शब्दों में केचुआ से लेकर के और जितने क्रीम वर्ग के हैं वह सारे क्रीम वर्म के सारे जीव जो धरातल में 100 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, चींटी भी उसी में आती है।
जो माद में, जो बिल में, या और जो 100 मीटर के नीचे तक धरातल पर जीवन है, वहाँ से लेकर के 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पूरा का पूरा किस श्रेणी में आता है? जैवमंडल की श्रेणी में। अर्थात इस धरातल पर जीवन कहाँ से कहाँ तक है? 100 मीटर नीचे से 15 किलोमीटर के ऊपर तक ये पूरा मध्य का क्षेत्र जैवमंडल के नाम से जाना जाता है। अब है जीवमंडल में जो मुख्य चीज है वह है जीवोम। जीवमंडल को एक सम्मिलित शब्द से पढ़ना हो, जीवमंडल को एक नाम से पुकारना हो, जिसमें वनस्पतियां भी हों और जीव भी हो, तो उसको हम कहते हैं मिला करके जीवोम। जीवोम में 2 घटक हैं जो मैंने अभी चर्चा की। पहला है जीव और जंतु, दूसरा है वनस्पतियां। जीव, जंतु और वनस्पतियां मिल करके जीवोम का निर्माण करते हैं। तो फिर मैं दोहरा दे रहा हूं कि वनस्पतियां में कौन? फंगस, काई, शैवाल से लेकर के विशालकाय बरगद, और जीव जंतुओं में चींटी से लेकर के हाथी तक, और खुद मानव, पशु और पक्षी समाज, यह सब मिल करके जीवोम का निर्माण करते हैं, जीवोम की रचना को जन्म देते हैं और पारिस्थितिकी को जन्म देते हैं। यह जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो जीवोम बनेगा, और जब जीवोम होगा तो क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी का जन्म हो जाएगा। यहां से पर्यावरण सम्मिलित होकर के जब आगे बढ़ेगा तो जीवोम बनेगा। किसके बाद? जीवमंडल के बाद जीवोम, और जीवोम के बाद पारिस्थितिकी का जन्म होगा। और इस पारिस्थितिकी में 2 प्रमुख घटक हैं, जीव और वनस्पतियां। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के आपसी, अब यह लास्ट बात है जो पूरे टॉपिक का सार है, जो पूरे टॉपिक का तत्व है कि पारिस्थितिकी कहते किसे हैं? तो जीव जंतुओं के आपसी संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। यह इकोलॉजी और यह पारिस्थितिकी किसके कारण है? इनके बीच जो संबंध है, इसके बीच जो संबंध है, इसके कारण है। अब आप देख लीजिए, हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, दाब, ताप, जलवायु, आर्द्रता, सब में कहीं न कहीं अंतः संबंध है। इसी अंतः संबंध के रिलेशन को पढ़ना, जानना, सुनना, समझना, सब कुछ इकोलॉजी कहलाता है, जो आपका यह है पारिस्थितिकी कहलाता है। पर्यावरण के सारे घटकों में, पर्यावरण के सारे तत्वों में जो आपसी रिश्ता है, आपसी सहसंबंध है, वही पारिस्थितिकी है। अब पर्यावरण के तत्व समूह में 2 बातें हैं। भौतिक तत्व समूह जो मैं यहाँ चर्चा किया था, भौतिक तत्व समूह यही सारे हैं, हवा, पानी, मिट्टी, ताप, दाब, प्रकाश, आर्द्रता और जलवायु। यह इस प्रथम तत्व के समूह है। जैविक तत्व में वनस्पतियां और जीव आते हैं। अब भौतिक तत्व समूह में अब इसको अंदर तक विश्लेषित करते हुए मैं बता रहा हूं। सतही अब तक पढ़ाई थी, अब यह मैं उसको डीप जानकारी आपको दे रहा हूं, गहरी नॉलेज। भौतिक तत्व समूह में प्रमुख रूप से हेडिंग है वायुमंडली। वायुमंडल में क्या है? सौर ऊर्जा, प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा और वायुमंडली गैसें। वायुमंडल में जो गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, आर्गन है, ये सारी गैसें हवा, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और सौर के प्रकाश, यह सब मिला करके एक इकोलॉजी को जन्म देते हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी छात्र को, किसी भी शिक्षक को इन बातों को समझना है तो सारी चीज़ों को अच्छे से जानना होगा, और यही पारिस्थितिकी की सच्ची और अच्छी जानकारी। आपने देख लिया कि भौतिक तत्व समूह में वायुमंडली सबसे प्रमुख घटक हैं। इस वायुमंडली घटक में सौर ऊर्जा, प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा और वायुमंडली गैसों की प्रमुख भूमिका है। यह सारे चीज सौर, प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडली गैसों से जो पूरा कायनात, पूरा ब्रह्मांड संचालित है, उसी की देन है कि यह पूरा जीवन संचालित है, पूरा पर्यावरण गतिशील है। इस वायुमंडली गतिशीलता की देन कैसे, इस वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ है, इसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं, जो टेक्निकल, वैज्ञानिक और विज्ञान सम्मत है। बात कर रहा हूं कि सृष्टि को जीवंत बनाने के लिए वायुमंडली
तत्वों की सर्वोच्च भूमिका है। आज ये पूरी पृथ्वी जीवंत है, पूरी पृथ्वी यदि जीवित इकाई के नाम से जानी जाती है तो इस पूरी पृथ्वी को जीवित इकाई का दर्जा देने में यदि किसी का अहम रोल है तो वह है हमारे वायुमंडलीय तत्वों में वायुमंडल की गैसें। इन गैसों की मात्रा पूरे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार से परसेंटेज में है, उनका प्रतिशत कितना है इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। सृष्टि को जीवंत बनाने के लिए वायुमंडलीय तत्वों की सर्वोच्च भूमिका है। यदि पूरी पृथ्वी जीवंत है तो इस वायुमंडलीय गैसों की देन है। मैं एक एक करके बता रहा हूँ। इस पूरे संसार में नाइट्रोजन 78.3% है, ऑक्सीजन 20.99% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.93% है, हाइड्रोजन 0.01% है। इस तरह इन सारी गैसों का योग करेंगे तो कुल टोटल वायुमंडलीय गैसों की क्षमता, उनका प्रतिशत, उनका योग 99% बनता है। तो ये जो इनका योग इन सारी गैसों का 99% बनता है, 99% इन गैसों का जो पूरे वायुमंडल में योगदान है, यह सारी की सारी गैसों को भारी गैसों के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल में गैसों के प्रकार को आप तय करेंगे तो दो प्रकार की गैसें हैं, कुछ भारी गैसें हैं, कुछ हल्की गैसें हैं। भारी गैसों में ये सारे नाम हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, जिनका टोटल योग 99% है और यह भारी गैसों के नाम से जाने जाते हैं। हल्की गैसों को मैं आप यहाँ पर लिखा हूँ, आप देख लीजिए क्रम से। नियोन है, हीलियम है, क्रॉम्पटन है, जिनोन है, ओजोन है। ये सारी गैसें हल्की गैसों के नाम से जानी जाती हैं। इनका प्रतिशत पूरा योग में 1% है। ये सारी हल्की गैसें हैं और इनका 1% है, और ये भारी गैसें हैं, इनका योग 99% है। तो 99 यह और 1% यह मिलाकर के पूरा वायुमंडल 100% गैसों का बना है। इसके बाद आप और देखेंगे तो वायुमंडल टोटल ये सबको मिलाएंगे तो जो वायुमंडल की संरचना है गैसों के साथ साथ उसमें अंश भी किसका है, जल वाष्प का। और जल वाष्प की मात्रा इस सब में इन गैसों के साथ ही 5% है। तो 5% जल वाष्प और सारी ये गैसें मिलकर के वायुमंडल को जन्म देती हैं। और वायुमंडल जब जन्म लेता है, वायुमंडल किसी भी ग्रह, किसी भी धरातली क्षेत्र पर अपना वजूद रखता है तो होता क्या है, उक्त सभी तत्व वायुमंडलीय विशेषता को लिए जिम्मेदार हैं। उक्त सभी तत्व वायुमंडलीय विशेषता के लिए जिम्मेदार हैं। और यह विशेषता किस बात की है, एक भार। वायुमंडल में यदि भार है 3 गैसों के कारण है। वायुमंडल में गति है 3 गैसों के कारण है। वायुमंडल में उष्णता है 3 गैसों के कारण है। वायुमंडल में आर्द्रता है 3 गैसों के कारण है। कल्पना करिए वायुमंडल में यह भारी गैसें, यह हल्की गैसें न होती तो क्या वायुमंडल हमारा भारहीन हो जाता, क्या उसमें गति समाप्त हो जाती, क्या उष्णता खत्म हो जाती, क्या आर्द्रता नहीं रहती। तो ये सारी विशेषताएं भार, गति, उष्णता और आर्द्रता यदि है तो वह किसके कारण है, वायुमंडलीय विशेषता है हमारे इन हल्की और भारी गैसों के योग के कारण है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। और पर्यावरण का जो बहुत सूक्ष्म अध्ययन है अगली वीडियो में मैं इसी तरह बारीक विश्लेषण करके आप तक पहुंचाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।